आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। पूरे देश भर में अभी फिलहाल क्या हो रहा है, एक तरफ पुतिन है, रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर आए हुए हैं और आपको ये पता ही है कि 28 घंटे के लिए वो यहाँ पर हैं और पूरा मीडिया किस तरह से उसको दिखा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो असली तस्वीर देश की नजर आ रही है वो ये कि पिछले 3 दिनों से जो तमाम देश के एयरपोर्ट्स पर हंगामा, कोहराम, चीख पुकार, हाहाकार जो मचा हुआ है, वो सब आप देख रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि दो कंपनीज की डुओपोली है, टाटा और इंडिगो। और सबसे ज्यादा ये जो पूरा क्योस देखने के लिए मिल रहा है, जहां अब तक 1300 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं, लोग घंटों से 24-24 घंटे से एयरपोर्ट्स पर हैं। कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई चेन्नई, कोई लखनऊ, अलग अलग जो देश भर में एयरपोर्ट्स हैं वहां पर लोग हैं। किसी को जरूरी काम से जाना था, किसी की शादी थी, किसी को अस्थि विसर्जन के लिए जाना था, किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना था, लोगों की अलग अलग तरह की इमरजेंसीज थी, अलग अलग तरह के काम थे। वो सब लोग अभी एयरपोर्ट पर पड़े हुए हैं। ये लगातार जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये चंद तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया, पूरा मीडिया से पटा पड़ा है क्योंकि इतनी चीख पुकार मची हुई है। तमाम एयरपोर्ट्स पर हाहाकार मचा हुआ है, सवाल पूछे जा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक और एयरपोर्ट तक। और ये पूछा जा रहा है कि कहा तो ये था कि जो हवाई चप्पल पहनता है वो भी अब हवाई सफर करेगा, लेकिन ट्रेन से लेकर, एयरपोर्ट से लेकर हर जगह आप ये देखिए कि सरकार का जो मिसमैनेजमेंट है, जो हर चीज को प्राइवेटाइज कर दिया गया है, उसका नतीजा हम सब आम जनता भुगत रही है। ये आपको मैं बता दूं कि इंडिगो जो कि 60% के करीब जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं उसको होल्ड करती है, और फिर उसके बाद टाटा यानी कि एयर इंडिया, क्योंकि आपको पता है कि अब एयर इंडिया को टाटा ने ले लिया है, यानी कि अब कोई सरकारी एयरलाइन नहीं है, अब तमाम प्राइवेटाइज है। और 90% से ज्यादा जो एयर स्पेस है, यानी कि जो फ्लाइट्स हैं, वो एयर इंडिया और इंडिगो ये जो है इनको कंट्रोल करती हैं। और यही सारी बात सबसे बड़ी इस पूरे क्योस की वजह बनी हुई है। डीजीसीए जो है, जो उसने बाकायदा तौर पर ये नियम जारी किए थे कि जो फ्लाइट मेंबर्स हैं, यानी कि जो क्रू मेंबर्स हैं और खासतौर पर जो पायलट्स हैं, उनके लिए एक रोस्टर जारी किया गया था। उस रोस्टर में ये कहा गया था कि भाई अगर 5 दिन लगातार वो फ्लाइट्स ले रहे हैं पायलट्स और क्रू मेंबर्स, तो उनको 2 दिन का आराम दिया जाए। और ये रोस्टर जो है वो 1 महीने पहले से जारी किया गया था, यानी कि एक इनफ टाइम दिया गया था इन फ्लाइट्स को, इंडिगो या फिर जो भी प्राइवेट जितनी भी फ्लाइट्स हैं, अब तो तमाम प्राइवेट हैं, इंडिगो एयरलाइंस, इन सब की बात की जाए, इन सबको दिया गया था। और ये कहा गया था कि 5 दिन अगर काम करें तो 2 दिन का आराम दिया जाए, और इनफ टाइम दिया गया था कि आप इसको लेकर रोस्टर बनाएं। लेकिन ऐसा लग रहा है जानबूझकर ये पूरा जो बवाल है, जो पूरा क्योस है, जो फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये इंडिगो और एयर इंडिया की तरफ से क्रिएट किया गया है। क्योंकि अब आप ये देखिए हुआ क्या है, जो नोटिस 1 महीने पहले जो रोस्टर पूरा बनता है, जो कि जिसको कंट्रोल करता है एफडीटीएल, उनकी तरफ से ये रोस्टर जो है जारी किया गया था। 1 महीने का वक्त से पहले का ये नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया था, और ये कहा गया था कि रोस्टर बाकायदा तौर पर तैयार किए जाएं। इंडिगो की तरफ से ये कहा गया कि हमारे पास स्टाफ की पहले से ही कमी है, जो उन्होंने पहले से रोस्टर बनाया था उस रोस्टर को उन्होंने चेंज नहीं किया, और उसके बाद ये तमाम जो मेस है जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, कोहराम और हाहाकार जो देखने के लिए मिल रहा है, वो इसलिए क्योंकि स्टाफ की कमी है। अब ये कहा जा रहा है कि ये पूरा जो क्योस है ये जानबूझकर क्रिएट किया गया है। और अब आप ये देखिए, ये सब कुछ जो हो रहा है, ये आम जनता के साथ जो हो रहा है, लोगों के साथ जो हो रहा है, इस पर सरकार को क्या करना चाहिए था? सरकार को इन कंपनीज को लताड़ना चाहिए था, इन कंपनीज की बाह मरोड़नी चाहिए थी, इनसे सवाल पूछने चाहिए थे कि जो पहले से आपको ये कहा गया था, नोटिफिकेशन जारी किए गए थे कि आप इसका रोस्टर पहले से बनाएं, आराम दें, ताकि जितनी घटनाएं जो लगातार हो रही थी, आपने देखा था एयर इंडिया का जो विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था अहमदाबाद में, वो सब हमारे सामने है, और उस तरह की जो घटनाएं वो सब हमारे सामने है।
तो आराम दिया जाए और यात्रियों की सुरक्षा के लिए दरअसल ये अच्छा कदम था, ये कदम उठाया गया था। लेकिन कंपनीज की मनमानी आप ये देखिए, ये इनकी मोनोपोली ये देखिए कि इन्होंने उसको नहीं माना उस तरीके से, और स्टाफ की कमी की वजह से ये सब कुछ हुआ। सरकार को क्या करना चाहिए था? सरकार को इनकी बाह मरोड़नी चाहिए थी, सरकार को इनसे सवाल पूछना चाहिए था, सरकार को इन्हें लताड़ना चाहिए था कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं नागरिकों के साथ जो हजारों रुपए खर्च करके फ्लाइट्स के टिकट बुक करा रहे हैं। लेकिन सरकार ने क्या किया? आपको वो सेंटेंस तो याद होगा, नरेंद्र सरेंडर। तो एक बार फिर से नरेंद्र जो है वो सरेंडर होते हुए नजर आए, क्योंकि सरकार ने इन कंपनीज के आगे सरेंडर कर दिया है। जो डीजीसीए का जो नोटिफिकेशन था, जो कहा गया था कि आप इस तरह से जो स्टाफ है उसको आप रोस्टर बनाएं, छुट्टी दें, वो आनन फानन में वापस ले लिया गया। यानी कि सरकार इन कंपनीज के आगे, इंडिगो के आगे, टाटा के आगे झुक गई है। ये वो देखिए नोटिस है जो जारी किया गया है एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से, डीजीसीए की तरफ से, और ये कहा गया है कि इसको अभी वापस लिया जाता है और नोटिफिकेशन को वापस लिया जाता है। यानी कि ये सवाल जवाब होने चाहिए थे, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए थी इन तमाम कंपनीज की। लेकिन मोदी सरकार क्या करती हुई नजर आ रही है, एविएशन मिनिस्ट्री क्या करती हुई नजर आ रही है, वो आपके सामने है। क्योंकि इस सरकार में किसी की कोई जवाबदेही तय होती ही नहीं है। एयर इंडिया का जब वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था अहमदाबाद में, होना तो ये चाहिए था कि एविएशन मिनिस्टर जो है उनका इस्तीफा होना चाहिए था, लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ। एयर इंडिया से जिस तरह से उसको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए था, वो सब भी हमने होता हुआ नहीं देखा। और आज ये नौबत आई है कि आप देखिए इन कंपनीज की मोनोपोली, डुओपोली की तरह की वजह से क्या कुछ हो रहा है। लोगों के लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, किसी को कारोबार के लिए कहीं जाना था। और अब आप ये देखिए, आपदा में अफसर जो दूसरी कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं। जो लोग इन कंपनीज की वजह से परेशान हैं, जो 90% जो है पूरा एयर स्पेस जो है उसको कंट्रोल करती हैं, जब दूसरी कंपनी से टिकट बुक कर रहे हैं एयरलाइन से, तो वो 60-60 हजार रुपए के, 70-70 हजार रुपए के टिकट्स दे रही हैं। अब आप सोचिए कि इंटरनेशनल फ्लाइट से भी ज्यादा की रकम जो है वो उनसे वसूली जा रही है। क्या कुछ इसको लेकर पवन खेड़ा ने कहा है वो मैं आपको सुनवाऊंगी। और उसके साथ साथ राहुल गांधी ने कितने दिन पहले इसको लेकर चेताया था। जो मोनोपोली है, जो डुओपोली है कंपनीज की, उसको लेकर चेताया था राहुल गांधी ने। बाकायदा तौर पर आर्टिकल लिखा था, बाकायदा तौर पर उनकी बाइट है। और ये देखिए एक बार फिर से राहुल गांधी अपनी इन्हीं जो भविष्यवाणियां वो करते हैं, जो सरकार को चेताते हैं, उस पर सच वो एक तरह से खरे उतरते हुए वो नजर आ रहे हैं। लेकिन पहले सुनिए पवन खेड़ा को, फिर मैं आपको सुनाऊंगी राहुल गांधी को। दोस्तों, एयरपोर्ट्स पे आज भारत के एयरपोर्ट्स पे जो हालत है, हम सब भुक्तभोगी हैं, रोज टीवी पर देख रहे हैं या खुद महसूस कर रहे हैं। जिस देश में प्रधानमंत्री हर 3-4 महीने में एक नारा लाते हैं, उस देश में एक नारा चला कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग अब हवाई यात्रा कर सकेंगे। आज एयरपोर्ट्स पे जूते चप्पल चल रहे हैं, यात्री और एयरलाइंस के बीच में घमासान मचा हुआ है। ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? मोनोपोलीज यानी कि एकाधिकार, या डुओपोलीज यानी कि दो लोगों के हाथ में एक सेक्टर पूरा आपने दे दिया। इंडिगो और टाटा मिलकर इस देश के 92% एयर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। वायुयान उनके पास है, सर्विस वो देते हैं। इसमें से 64% सिर्फ इंडिगो के पास है, 64% सिर्फ एक कंपनी के पास है। राहुल गांधी बार बार मोनोपोलीज और डिओपोलीज के खिलाफ इसीलिए बोलते आए हैं क्योंकि अंत में मोनोपोलीज और डिओपोलीज उपभोक्ता के हितों की रक्षा नहीं करती, वो अपने हितों की रक्षा करती है। वो सरकार को ब्लैकमेल कर सकती है, सरकार की नीतियां वो निर्धारित कर सकती है। और यही हर सेक्टर की हाल होता जा रहा है। आप देखिए पावर सेक्टर, आप देखिए टेलीकॉम सेक्टर, आप देखिए रिटेल सेक्टर, और एयरलाइंस की तो बात हम कर ही रहे हैं। तमाम सेक्टर्स एक या दो लोगों के हाथ में दे दिए। यह मानसिकता है। मानसिकता क्या है? मानसिकता है कि पार्टी 2 लोग कंट्रोल करेंगे, सरकार 2 लोग कंट्रोल करेंगे, पूरे देश का व्यापार 2 लोग कंट्रोल करेंगे। अंत में उसका लाभ उन्हीं 2 लोगों को मिलता है, या सरकार में जो 2 लोग बैठे हैं उनको मिलता है, मुझे और आपको नहीं मिलता। नागरिक उड्डयन मंत्री
कौन है ये मायने भी नहीं रखता, क्योंकि जो एक सरकारी एयरलाइंस थी वो आपने प्राइवेटाइज कर दी। हम उसके खिलाफ नहीं है, आपने प्राइवेटाइज कर दिया, कोई बात नहीं, मोनोपोलीज तो मत होने दीजिए। अहमदाबाद में वायु दुर्घटना हुई, मोदी जी हाथ पीछे बांध के घूम रहे थे, फोटोशूट हो रही थी, हम सबने देखा। उसके बाद नागरिक सुरक्षा पे बहुत बड़ी बात हुई, 1 साल हो गया, होने वाला है। नागरिक सुरक्षा के लिए डीजीसीए ने एक सर्कुलर निकाला, नई गाइडलाइंस निकाली, लेकिन ड्यूओपोलीज हैं, इंडिगो ने हाथ खड़े कर दिए कि हम ये गाइडलाइंस नहीं फॉलो कर सकते। आज एयरपोर्ट्स पे स्थिति ये इसीलिए बनी है। आज कुछ देर पहले सरकार ने घुटने टेक दिए, एक कंपनी के सामने घुटने टेक कर वो गाइडलाइंस विड्रॉ कर ली। ये स्थिति इस देश की बन रही है। मेरे और आपकी सुरक्षा, मेरी और आपकी हित किसी को कोई चिंता नहीं है। सबको चिंता है कि हम दो, हमारे दो, सब बचे रहें। इससे अगर बचना है तो सरकार पे हमें दबाव डालना पड़ेगा। राहुल गांधी की बात, मोनोपोलीज और डुओपोलीज के खिलाफ जो वो आवाज उठाते हैं, उस आवाज को मजबूत करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मोनोपोलीज और डुओपोलीज के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। मोनोपोली यानी एक अधिकार, यानी कि किसी एक सेक्टर में सिर्फ एक शख्स, एक उद्योगपति का वर्चस्व होना, और डुओपोली यानी कि 2 लोगों का या 2 कंपनीज का या 2 उद्योगपतियों का वर्चस्व होना, जिसके खिलाफ लगातार राहुल गांधी बोलते रहे हैं। राहुल गांधी ने जो महीनों पहले जो चेतावनी दी थी वो आज सच साबित हो रही है। सुन लीजिए राहुल गांधी ने कहा क्या था। I want to make something absolutely clear. I've been projected by my opponents in the BJP to be anti-business. I'm not anti-business in the least. I am anti-monopoly. I am anti-creating oligopolies. I am anti-domination of business by 1 or 2 or 3 or 5 people. I started my career as a management consultant, and I understand the type of things that are required for a business to succeed. So I just want to repeat, I'm not anti-business, I'm anti-monopoly. So I'm not anti-business, जैसे एंटी कॉर्पोरेट जो है वो राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जाता है बार बार, क्योंकि वो अडानी अंबानी पर सवाल पूछते हैं। और राहुल गांधी ने आज पूरी तरीके से क्लियर ये कर दिया है, आज नहीं ये पहले की बाइट है, मैं आज आपको दोबारा से इसको सुनवा रही हूं कि वो किसी भी तरीके से बिजनेस के नहीं बल्कि मोनोपोली, डुओपोली इसके खिलाफ है कि वर्चस्व हो सिर्फ 2 घरानों का, 4 घरानों का, ये नहीं होना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वही होता है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरी तरीके से सिस्टम जो है वो एक तरह से कोलैप्स हो गया है, हाहाकार मचा हुआ है। एक मैं तस्वीर देख रही थी जहां पर एक शादीशुदा जोड़े का आज रिसेप्शन था, पूरा फंक्शन था और वो ट्रैवल नहीं कर पाए। स्क्रीन लगाकर उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी, वहां जो मेहमान थे मौजूद। और माफी किसकी वजह से मांगी गई? क्योंकि एक कंपनी जिसको डीजीसीए ने जो सर्कुलर जो जारी किया, ये कहा कि आप अपने रोस्टर में बदलाव करिए और इस तरह से आप छुट्टियां दीजिए ताकि नागरिक जो सेफ्टी है उसको बरकरार रखा जा सके। उसने अपने हाथ खड़े कर दिए, उसने मना कर दिया। और उसके बाद ये लग रहा है कि ये एक तरह से जो सब कुछ आप देख रहे हैं ये सेल्फ क्रिएटेड लगता है इन कंपनीज का, ताकि सरकार घुटनों पे आए। सरकार ने क्या किया? लताड़ने की जगह घुटनों पर आ गई इन कंपनीज के सामने। यानी कि आप ये सोचिए कि आप ये देश जो है वो उद्योगपति चला रहे हैं। आप एक तरफ जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो यहां पर हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से दिल्ली में आबो हवा खराब है, हम आप तो शायद थोड़े बेशरम हो चले हैं और यहाँ पर इसी तरीके से जी रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन कोई बाहर से आया है, बाकायदा तौर पर सुप्रिया शिनित ने इसको लेकर वीडियो भी जारी किया, ट्वीट भी उन्होंने किया कि वो लगातार खांस रहे हैं और उनको ये जाहिर सी बात है जो आबो हवा है, जिस तरह का पोल्यूशन है, जिस तरह से गेस्ट चैम्बर में हम रह रहे हैं, वो सब उनको सूट नहीं कर रहा है। तो ये सब हम दे रहे हैं देश में आए मेहमान को, और उस देश में आए मेहमान के सामने जो कुछ जो क्योस हो रहा है वो सब आप देख ही रहे हैं। इस सब की हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। मेरे साथ आप देख सकते हैं सिद्धार्थ जी हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। सिद्धार्थ जी स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ ओंकारेश्वर पांडे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ओंकारेश्वर जी आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। फराज शकीब मेरे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। फरा आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। शुरुआत सिद्धार्थ मैं आपसे करना चाहूंगी, ये सब जो तस्वीरें सिद्धार्थ जी आप फिलहाल देख रहे हैं, जो पूरा क्रियोस जो ये क्रिएट किया गया है,
ये ऐसा लगता है जानबूझकर किया गया है। और उसके बाद सरकार ने वही किया जो इंडिगो चाहता था, जो एयर इंडिया चाहता था, जो टाटा चाहता था, क्योंकि उन्होंने 60% से ज्यादा इंडिगो का स्टेक है और उसके बाद एयर इंडिया का है, टाटा का है, और 92% जो है वो कंट्रोल करते हैं एयरलाइंस को। तो ऐसे में उनके दादागिरी और उनके दादागिरी के आगे सरकार पूरी तरीके से झुक गई। जी आज जो समस्या हो रही है लाखों लोगों को भारत भर में एयरपोर्ट्स पे कोई खड़ा है, यहाँ तक कि हमने तो रिपोर्ट देखी कि किसी की शादी थी, वो पति पत्नी शादी में उनको कहीं जाना था, अपने शादी में वो खुद नहीं पहुंच सके, लेकिन शादी में जिस शहर में जाना था वहां पर उनके मेहमान पहुंच गए। तो ये लोग जहाँ थे शहर में, हवाई जहाज से नहीं जा सके, वहीं पर कैमरा लगा दिया, जहाँ शादी हो रही थी वहां लार्ज स्क्रीन टीवी लगा दिया और यहीं पर स्टेज पर खड़े हो गए और लोग बेचारे वहां पर वर्चुअल शादी अटेंड करना पड़ा। तो इस तरह के हजारों लाखों लोगों के साथ जो एक बहुत ही समस्या हो रही है, कोई अपनी शादी में नहीं जा पा रहा है, कोई किसी की मैयत में नहीं जा पा रहा है, कोई किसी के मुख्य काम से, जरूरी काम से किसी को कहीं जाना आना था। तो ये सब समस्या होने का कारण क्या है? मेरे ख्याल से जिस तरह आपने बताया, ओलिगोपोली, डिओपोली, मोनोपोली, ये सब थोड़ा तकनीकी शब्दों को थोड़ा सा सरलीकरण कर देते हैं। दो तरह की व्यवस्था, एक होती है व्यवस्था कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद। पूंजीवाद का मतलब ये होता है कि आपकी पूंजी की रक्षा सरकार करती है। वो पूंजी हो सकता है आपकी 5,000 रुपए के, आप छोटे से एक रेहड़ी पटरी में आप अपनी कोई सामान बेचते हो, तब भी आपकी 5,000 रुपए की आपने पूंजी लगाई है। या आप बहुत बड़ा एयरलाइंस चला रहे हैं जो कि 50,000 करोड़ का है, उसमें भी सरकार आपकी पूंजी की रक्षा करती है, क्योंकि आप कुछ नया काम करने वाले हैं, आपकी पूंजी की रक्षा होती है। वो होता है पूंजीवाद। जिस तरह की व्यवस्था आजकल दुनिया भर के ज्यादातर विकसित देशों में आप देखते हैं, यूरोप में देखते हैं, अमेरिका में देखते हैं। भारत ने पूंजीवाद के नाम पर पूंजीपतिवाद कर दिया। यहाँ पर आप अगर 5,000 रुपए की रेहड़ी पटरी आप रख रहे हैं तो कोई भी एक सिपाही आके आपका रेहड़ी पटरी उजाड़ के चला जाएगा। लेकिन आप अगर 50,000 करोड़ की इंडिगो एयरलाइंस चलाते हैं तो दुनिया भर की जो आपकी संधि है उसको भी आप संधि को दरकिनार करके, लोगों के हवाई जहाज की जो सुरक्षा है उसको भी दरकिनार करके, वो जो कंपनी बोल रही है उसकी बात आप सुन लेंगे। इसका मतलब है कि भारत में पूंजीवाद नहीं है, पूंजीपतिवाद है। ये अंतर होता है। मुझे याद है 2004-2005 के आसपास जिस समय भारत में एविएशन सेक्टर खुला था, उस समय एक समय ऐसा आया था कि एयर डेक्कन 1 रुपए में भी हवाई जहाज का टिकट ऑफर करता था। उस समय हमारे पास कितनी सारे ऑप्शंस थे। किंगफिशर था, एयर डेक्कन था, गो एयर था, जेट एयर था, इंडियन एयरलाइंस था, स्पाइस जेट था, सहारा था। इतने सारे जो आपके पास ऑप्शंस थे। आज ऑप्शंस क्या हो गए हैं? आज ऑप्शन हो गए हैं कि आपके पास या तो इंडिगो से जाइए या तो एयर इंडिया से जाइए, और दोनों मिलके 90%। इंडिगो का तो भारत में हर हवाई यात्रा जो व्यक्ति करता है, 3 में से 2 व्यक्ति को इंडिगो पर करना उसकी मजबूरी है। इसीलिए इंडिगो बहुत ज्यादा प्रेडेटरी प्राइसिंग करता है। प्रेडेटरी प्राइसिंग का मतलब कोई ऐसी जगह जहां पर कि ज्यादा लोग नहीं जाते हैं, वहां का टिकट बहुत महंगा होता है। मान लीजिए आपको दिल्ली और मुंबई के बीच में यात्रा करनी है तो हो सकता है 8,000 का टिकट मिल जाए, लेकिन दिल्ली से चंडीगढ़ आपको यात्रा करनी है तो हो सकता है वो टिकट 24,000 का मिले, क्योंकि दिल्ली से चंडीगढ़ हवाई यात्रा नहीं करते। इसको कहते हैं प्रेडेटरी प्राइसिंग। तो ये लोग प्रेडेटरी प्राइसिंग भी करते हैं। और हवाई जहाज की यात्रा को समझने के लिए, हवाई जहाज की जो इंडस्ट्री है उसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा। मान लीजिए मेरे घर में एक कार है, ज्यादा मैं नहीं चलाता हूं, तो मैंने किसी एक ड्राइवर को रख लिया है तो काम चल जाता है। जब जरूरत है ड्राइवर कार चलाता है, बाकी समय आराम करता रहता है। लेकिन उसी कार को अगर मैं टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करना शुरू करूं, वो 24 घंटा चलने लगे, तो फिर एक ड्राइवर से काम नहीं चलेगा। उसमें फिर मुझे 3 ड्राइवर रखने पड़ेंगे। वो ड्राइवर को रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक ड्राइवर एक ड्राइविंग किया, उसके बाद कितना देर उसको रेस्ट लेना है, वो एक नियम बन जाएगा। तो बहुत सारी जटिलताएं आ जाती हैं जैसे ही आप अपनी कार को टैक्सी बनाते हैं। और हवाई जहाज जो भी होता है वो एक तरह से एयर टैक्सी है। तो हवाई जहाज क्योंकि अपने आप में बहुत ही हम लोग ध्यान रखना चाहिए, एक बहुत सामान्य सी बात है कि हवाई जहाज में बहुत लोग सामान्य रूप से अब यात्रा करने लगे हैं, लेकिन हवाई जहाज जो है वो मानव अनुसंधान का, मानव आविष्कार का सबसे जटिलतम वो आविष्कार है, सबसे जटिलतम टेक्नोलॉजी है। मिसाइल की और रॉकेट की टेक्नोलॉजी भी उतनी जटिल नहीं है, क्योंकि भारत ने यहाँ तक कि रॉकेट बना लिया है, हम लोग चांद पर पहुंच जाते हैं। लेकिन आज तक भारत अपने देश में बैठे बैठे हमने हवाई जहाज नहीं बना पाए हैं, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 5 ही देश हैं जो कि हवाई जहाज का इंजन बना पाते हैं। अमेरिका है, रूस है,
ब्रिटेन है, मतलब इंग्लैंड है और फ्रांस है। इनके अलावा चीन जैसे देश भी रॉकेट का हवाई जहाज का इंजन नहीं बना पाते। जापान जैसे देश, जर्मनी जैसे देश भी हवाई जहाज का इंजन नहीं बना पाते। उसको मान लीजिए आप साइकिल चला, वो ऐसा क्यों है? क्योंकि आप बहुत तेजी से मान लीजिए बाइक चला रहे हैं, तुरंत रोकिएगा और तुरंत फिर तेजी कीजिएगा तो हो सकता है आप लड़खड़ा के गिर जाएं। तो मिसाइल में तो एक बार आप पावर दीजिए वो सीधे चांद तक पहुंच जाता है, लेकिन हवाई जहाज ऐसा होता है कि थोड़ी थोड़ी देर में उसको अपना स्पीड बढ़ाना पड़ता है और थोड़ी थोड़ी देर में बहुत स्पीड घटाना पड़ता है। उसका इंजन की टेक्नोलॉजी बहुत ही जटिल होती है, और क्योंकि उसकी इंजन की टेक्नोलॉजी बहुत जटिल होती है, इसीलिए दुनिया भर में IATA नाम की एक संस्था है, इंटरनेशनल एयर ट्रेवल ऑर्गेनाइजेशन, वो हर हवाई जहाज का मिनिमम कंडीशन क्या होगा, वो उड़ने के लिए उसकी उसकी तकनीकी स्थिति क्या होगी, उसको उड़ाने वाला कितना पढ़ा लिखा होगा, उसको उड़ाने वाले को कितना देर रेस्ट चाहिए होगा, वो पायलट कितना देर उड़ा सकता है, इस पर पूरे दुनिया में एक सहमति बनी है और उसका एक नियम है। और भारत भी उस संधि का, क्योंकि आप हवाई जहाज भारत से लेते हैं, हो सकता है भारत का कोई पायलट है वो हवाई जहाज उतार दे जर्मनी में, और उसको ले जाना पड़े जर्मनी, तो आपको जर्मनी का भी तो नियम फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए पूरी दुनिया ने एक वैश्विक संधि बनाई है, वो उस वैश्विक संधि के अंतर्गत हर पायलट कितना देर हवाई जहाज उड़ा सकता है, कौन सा हवाई जहाज उड़ा सकता है, एक बार उड़ाने के बाद अगले बार उड़ाने के बीच में उसको कितनी देर तक आराम की जरूरत है, ये सब नियम, छोटे छोटे नियम भी बने हुए हैं। अब ये सब जब नियम बने हुए हैं, इतनी जटिल प्रक्रिया है, तो इंडिगो के पास, जैसे मैंने कहा, भारत में 3 में से हर 2 यात्री इंडिगो पर चलता है। इंडिगो इस देश में रोज 2700 हवाई जहाज फ्लाइट उड़ाती है, जो कि 100 दुनिया भर में करीब 137 एयरपोर्ट पे रोज इंडिगो के फ्लाइट्स उतरते या उड़ते हैं। नवंबर तक, पिछले महीने नवंबर तक रोज इंडिगो के सिर्फ 2200 फ्लाइट उड़ते थे। अभी दिसंबर में 2700 उड़ रहे हैं, क्योंकि दिसंबर आते आते छुट्टियों का मौसम होता है, ज्यादा लोग आते आना जाना शुरू करते हैं, तो इन्होंने दिसंबर आते ही फ्लाइट की संख्या बढ़ा दी, क्योंकि डिमांड ज्यादा था, क्योंकि दिसंबर में छुट्टी होती है। अब ये सब करने के लिए इंडिगो के पास दुनिया भर की जो मान्य क्या कहते हैं, DGCA का जो मान्यता प्राप्त वैश्विक संधि है, उसके अनुसार इतने सारे हवाई जहाज उड़ाने के लिए उनको करीब करीब 7500 पायलट की जरूरत है। लेकिन इंडिगो के पास आज की तारीख में सिर्फ करीब करीब 5500 पायलट है, मतलब 1.5 से 2000 पायलट कम है। अब इंडिगो क्या कर रहा है, कम पायलट के चलते हवाई जहाज को तो ज्यादा उड़ाना है, तो जो DGCA के नॉर्म्स हैं, जो DGCA के कानून हैं, उसका उल्लंघन होने लगा, क्योंकि आप पायलट को जल्दी जल्दी वापस फ्लाइट उड़ाना शुरू किया। तो पायलट कहे कि ये तो हम नहीं उड़ा सकते, क्योंकि हमें पता है कि अहमदाबाद एयर क्रैश होने के बाद दुनिया भर में पायलट सेफ्टी को लेके, हवाई जहाज की सेफ्टी को लेके, हवाई यात्रा की सुरक्षा को लेके बहुत ज्यादा सब जगह कड़ाई बरती गई है। और स्वाभाविक भी है, क्योंकि हवाई जहाज एक बार हवा में उड़ता है तो ऐसा तो नहीं है कि कार है, पंचर हो गई तो रोड के साइड में लगा दो, ठीक कर दो, हवा में जाते जाते खराब होगा तो ठीक भी तो नहीं हो सकता, वो सीधे क्रैश कर जाता है। तो इसीलिए अहमदाबाद एयर क्रैश के बाद भारत भर में, दुनिया भर में हवाई यात्रा को लेके बहुत सारी कड़ाई बरती गई। उस कड़ाई के चलते भारत में जो DGCA नाम की संस्था है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उसने कुछ नए नियम बनाए जो कि नवंबर में लागू हुए थे। लेकिन अभी दिसंबर आते आते, क्योंकि इंडिगो के हवाई जहाज ज्यादा उड़ाने पड़े, छुट्टी का मौसम आने लगा, उसने क्या किया, अपने पायलटों की छूट या पायलटों को जो रेस्ट पीरियड था वो सब कम करना शुरू किया। और इसके चलते इंडिगो के पायलट्स वगैरह ने कहा कि ये कानून के मुताबिक बाहर, कानून से बाहर है, ये हमारे रूल्स के बाहर है, इसीलिए हम हवाई जहाज नहीं उड़ाएंगे। तो इसके चलते क्या हुआ, टिकट तो इन्होंने पहले बेच दिया था, लोग हवाई अड्डे पर पहुंच गए। पायलट को टिकट से क्या लेना देना, उसको तो आज एक फ्लाइट उड़ाना है और परसों फ्लाइट उड़ाना है। परसों उड़ाने से पहले अगर बीच में अगले दिन बोल दो कि नहीं आज भैया ओवर टाइम करो, तो वो कहा नहीं करेंगे। तो हवाई अड्डे पर इसीलिए आप देख रहे हैं लाखों लोगों की भीड़ जमा हो गई है, लोग हाहाकार मचा हुआ है, किसी को अपनी शादी में जाना मुश्किल हो रहा है। और ये सब होने के बाद भारत सरकार को ये कहना चाहिए था इंडिगो को कि आप जल्दी से जल्दी अपने पायलट, जितनी आपको हवाई जहाज उड़ाना है उस अनुसार आप 1000 पायलट बढ़ाइए। लेकिन आश्चर्य ये हो रहा है कि भारत सरकार ने हवाई यात्रा की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के बदले इंडिगो ने जो प्रेशर लाया कि हमारे पास तो आदमी नहीं है, हम इतने नहीं इतना फ्लाइट उड़ाएंगे। और आज हमने देखा कि DGCA ने अपने ही बनाए हुए कानून को ढील दे दी। ये अपना ही बनाया हुआ कानून को ढील देने का मतलब है कि हवाई यात्रा अब उतनी सुरक्षित नहीं रहेगी जितना पहले सुरक्षित थी। इसका मतलब है कि आप इंडिगो के प्रेशर में आ गए। इसका मतलब ही ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर भारत सरकार कंपनियों के दबाव में आ चुकी है। कंपनी का काम था कि अगर वो
अब अपनी क्या कहते हैं हवाई जहाज बढ़ा रहा है, अगर वो अपनी फ्लाइट्स बढ़ा रहा है, अपनी उड़ान बढ़ा रहा है, तो उस अनुपात में वो अपना स्टाफ भी बढ़ा रहा होता। आप आपके पास एक गाड़ी है तो एक ड्राइवर रखिए, आपके पास 5 गाड़ी है तो फिर आपको ड्राइवर भी तो 5 रखना पड़ेगा। ये कहिएगा कि नहीं गाड़ी तो 5 रखूंगा, ड्राइवर एक ही रखूंगा, तो 5 गाड़ी वही चलाए, तो ऐसे में तो ड्राइवर कभी न कभी थक जाएगा, ऐसे में तो ड्राइवर के हाथ से हादसा होना स्वाभाविक है। तो मेरे ख्याल से ये होने के सही कारण कह रहे हैं भारत आप। सरकार को तो इसमें जी सिद्धार्थ, आप बिल्कुल जी सही कह रहे हैं सिद्धार्थ जी के। और जी साफ तौर पर ये दिख भी रहा है कि सरकार झुक गई है और सरकार इन प्राइवेट कंपनीज के आगे, इनकी जो दादागिरी है उनके आगे एक तरह से झुक गई है। लेकिन इस सब के बीच जो सबसे बड़ा भुक्तभोगी है वो है आम जनता, आम नागरिक। और अभी भी आप ये देखिए कि ये जब ये सर्कुलर वापस लिया गया है आनन फानन में, तो इसके बाद भी तो एक तरह से जनता की सुरक्षा के साथ ही तो ये खिलवाड़ किया गया है। अगर ओवरबर्डन्ड ओंकारेश्वर जी, मैं फिर आपके पास आ रही हूँ। ओंकारेश्वर जी, अगर ओवरबर्डन्ड पायलट्स होंगे, स्टाफ होगा, तो जाहिर सी बात है कि अभी भी आप नागरिकों के साथ खेल कर रहे हैं। यानी कि वो एयरपोर्ट्स पर 24-24 घंटे से पड़े हुए हैं, हजारों लाखों रुपए उनके खर्च हुए हैं, उसके बाद भी वो अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। हाहाकार मचा हुआ है। कुछ इस तरह के वीडियोस आई हैं जो मैं यहाँ नहीं चला पाई कि एक फादर जो है वो वहां पर उसकी बेटी के लिए वो सैनिटरी पैड्स मांगता हुआ वो नजर आ रहा है। तो ये इस तरह की कंडीशन है। कोई जा रहा था अपनी अस्थियां विसर्जन के लिए अपने पिता की, किसी की शादी थी, किसी की मेडिकल इमरजेंसी थी, किसी को किसी और देश में जाना था, कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी थी, सब कुछ पूरा एक तरह से तहस नहस है। और उस सब में होता क्या है, सरकार सरेंडर कर देती है इन कंपनीज के आगे। आखिर किस तरह की सरकार है, आखिर कौन आंसरेबल है इसके लिए ओंकारेश्वर जी? ये मैसिव केओस है और अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह का हाल के पिछले दिनों में हमने नहीं देखा इस तरह का केओस पूरे देश में मचा हुआ हो। 1300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हो, एक एक फ्लाइट में हंड्रेड्स ऑफ लोग वो यात्रा करते हैं। तो जिस प्रकार से ये केओस मचा हुआ है वो ये सबसे पहले दिखाता है कि हमारी जो सिविल एविएशन पॉलिसी है वो नाकाम रही है। हमारा जो तरीका है, जो हमने मोनोपोली का मार्केट क्रिएट करने की कोशिश की है कि इक्का दुक्का कंपनियां ही रहें और बाकी सबके सब जो हैं वो, पिछले दिनों में हमने देखा कि लगातार किस तरह कंपनियां बंद होती गई, चाहे वो किंग फिशर एयरलाइंस हो, चाहे अदर्स एयरलाइंस हो, स्पाइस जेट हो, या बहुत सारे एयरलाइंस जो है वो लगातार बंद हुए। क्यों? क्योंकि आपकी पॉलिसी इस तरह की है कि वो सर्टेन इक्का दुक्का उसको प्रमोट करती है। आज 92% इन 2 कंपनियों के पास है, एयर इंडिया और इसके एयर इंडिया में भी उसके पास कम है, सबसे ज्यादा 63% से ज्यादा इंडिगो के पास है। तो आपने ये मोनोपोली क्यों क्रिएट करने दिया, क्यों होने दिया, क्यों अदर प्लेयर्स नहीं आए? एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम हर घर को, हर बिना चप्पल वाले को भी हम चाहते हैं कि हवाई यात्रा करे, उड़ान भरे हर आदमी, और दूसरी तरफ आप मोनोपोली ऐसी क्रिएट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर रहे, इसके एयरक्राफ्ट्स के मेंटेनेंस की कितनी आपने व्यवस्था करी है वो आपने नहीं देखा है। और वो पॉलिसी आज इस हद पर ले आई कि भाई अगर इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हुई तो दूसरी फ्लाइट्स मौजूद नहीं है, दूसरी फ्लाइट्स के अगर है तो कॉस्ट्स कितने हाई हैं, और फिर उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स और टिकट्स की है कि नहीं है। ये इस प्रकार का ये कंप्लीट फेल्योर है। आप एयर इंडिया को आपने प्राइवेटाइज किया, चलो आपसे चल नहीं रहा था, सरकारों से चल नहीं रहा था, कोशिश तो ये होनी चाहिए थी ना कि आप सिविल एविएशन मिनिस्ट्री रखे हुए हैं तो एयरलाइंस भी कुछ आपके साथ चलें, गवर्नमेंट एयरलाइंस हो। अब आप रेलवे अब कर रहे हैं और सारे रेलवे प्राइवेटाइज कर दीजिए तो आपके मिनिस्ट्री का क्या मतलब है? वो फिर तो उसकी कोई बात नहीं है ना, उसमें भी आप प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। इंडिया में आपने एयरक्राफ्ट को, सिविल एविएशन को अगर वास्तव में खड़ा करना था तो जैसा सिद्धार्थ जी कह रहे थे, आपने यहां पर एयरक्राफ्ट बनाने के उस तरह की चीजों को कितना ज्यादा तवज्जो दिया कि भाई हमारे यहाँ ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग हो, ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर हो, उन सब चीजों पे तो ध्यान दिया नहीं। बस 1 या 2 कंपनियों को हम किसी तरह से हमारी पॉलिसी करें और मोनोपोली रहे, मीडिया में मोनोपोली रहे, एविएशन में मोनोपोली रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर में मोनोपोली रहे, एनर्जी में मोनोपोली रहे,
हर जगह आप मोनोपोली का क्रिएट कर रहे हैं। एक ही कंपनी को पता चला सारे के सारे आप एयरपोर्ट्स दे दीजिए, सारे के साथ पोर्ट दे दीजिए और फिर जो है उसके जरिए कंट्रोल करिए। ये पिछले दिनों राहुल गांधी ने एक लंबा चौड़ा लेख लिखा था इस पे। तो मेरा ये मानना है कि आज का जो केओस है जो जमीन पे आ रहा है, आम आदमी को भी अब समझ में आएगा कि भाई अगर ऑप्शंस हमारे पास नहीं रहेंगे तो ये स्थितियां हर चीज में नजर आने वाली हैं हमारी। कितने हजार लोगों को परेशानियां हुई इस लगातार उससे, और आपने बिना सोचे समझे एक ऑर्डर इशू कर दिया। हालांकि मैं मानता हूं कि ठीक है, पायलट्स को भी अवकाश लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज्यादा उसमें फटीग में होंगे तो एयर क्रैशेस का खतरा रहता है। लेकिन उसके पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि उनके पास पायलट हैं कितने, और नहीं है तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है। जहां कुछ कमी है उसकी व्यवस्था तो सरकार को करनी है ना, नहीं तो फिर तो आपके मिनिस्ट्री होने का क्या फायदा है। आप मिनिस्ट्री हैं तो सिर्फ आप वॉच कर रहे हैं, ऑर्डर इशू कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इस देश में क्या पायलट्स की कमी हो गई है, पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की कमी हो गई है कि उसके वजह से नहीं लिए जा रहे हैं। आपका जो लगातार प्राइस राइज हो रहा है, एयर टिकट्स के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, उसकी ओर आपने ध्यान नहीं दिया कि कितना महंगा दिल्ली से पटना जाना तक इतना महंगा हो जाता है कि उतना दक्षिण भारत जाना महंगा ना हो, बैंगलोर और चेन्नई। तो हर जगह के हमारे जो ओवरऑल पॉलिसी है जिसमें आम आदमी प्रभावित हो रहा है, ये इसका फेल्योर का ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आज आपने पहले तो हमने पाकिस्तान की इस तरह की तस्वीरें देखी थी कि वहां पर एयरलाइंस को लेके केओस मचा हुआ है। भारत में एयरलाइंस को लेके केओस मचे और वहां पे इस प्रकार का हंगामा एयरपोर्ट पे हो, वो भी तब हो जब दुनिया के एक बहुत सबसे टॉप ताकतवर मुल्कों में से एक रशिया के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, व्लादिमीर पुतिन साहब हिंदुस्तान के दौरे पे हैं, और उस दरमियान हम अपनी तस्वीर दिखा रहे हैं कि हमारा सिविल एविएशन जो है इस हालत में पहुंच गया है। मुझे लगता है कि सरकार को इसको देखना चाहिए। मिनिस्ट्री कौन देख रहा है, क्या उसको पता नहीं है हमने कौन सी पॉलिसी बनाई है। और आज पहली दफा नहीं है ना कि आज आपने टेक ओवर किया है और एक साल के अंदर ये स्थिति, ये 11 साल से ये मैंने क्यों ऐसा हुआ है कि हम उसको सही दिशा में, और प्रचार तो आप ऐसे करते हैं कि जैसे एयरपोर्ट बना दिए, फला कर दिए। एयरपोर्ट बनाने की भी शुरुआत कब हुई थी? पिछले सारे जो प्लान्स थे उसका आप क्रेडिट ले लेते हैं और अपनी चीजें जो है, अपने फेल्योर्स को आप दिखाते नहीं है। आज देश ने और पूरी दुनिया ने देख लिया कि किस तरह से केओस मचा हुआ है। जी बिल्कुल, आप बहुत सही बात कह रहे हैं यहाँ पर, और जाहिर सी बात है ये कई तरह के सवाल खड़े करता है। और ये शायद जो स्थितियां बनी हुई हैं, जो नागरिकों की सुरक्षा के साथ, उनके जो वैल्यूएबल टाइम है उनके साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके पैसे के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, शायद हिंदुस्तान के अलावा कहीं और ऐसा नहीं होता होगा। और एविएशन मिनिस्टर कौन है? जाहिर सी बात है वो टीडीपी से आते हैं। तो क्या कोalition गवर्नमेंट की ये कोई मजबूरी है कि उनको उनके साथ कोई जवाबदेही उनकी तय नहीं हो रही है? उनको जहां एयरपोर्ट पर होना चाहिए तो वो कंट्रोल रूम बनाकर वहां पर पिक्चर्स खिंचवाकर, जो आजकल तमाम मिनिस्टर्स और सरकार में बैठे तमाम लोग करते हैं, वही वो भी कर रहे हैं। पिक्चर्स खिंचवाकर एएनआई जो है इसको ट्वीट कर रहा है कि देखिए तमाम चीजों का वो जायजा ले रहा है। अरे आपका ये क्योस ही आपका क्रिएट किया हुआ है, और अब आप कह रहे हैं जायजा ले रहे हैं। किस तरह का जायजा ले रहे हैं आप? 3 दिन से ये अफरा तफरी का माहौल है और 24 घंटे से तो ऐसा हाल है। और आज भी इंडिगो ने कह दिया कि रात के 12 बजे तक कब दिल्ली से कोई भी फ्लाइट जो है उड़ान नहीं भरेगी। सबसे ज्यादा उड़ानें दिल्ली से भरी जाती हैं। तो अब आप सोचिए कौन जवाबदेह है इसके लिए? कोई जवाबदेह नहीं है। और अब आप जो है इस तरह की तस्वीरें, यानी कि लोगों को ये समझना पड़ेगा शकीब साहब कि ना सिर्फ इन तमाम सेक्टर्स में मोनोपोली और डुओपोली जो हो रही है, बल्कि पॉलिटिक्स में भी जो एक तरह की हम मोनोपोली की तरफ बढ़ता हुआ इसको देख रहे हैं, उस तरफ भी देखना है कि अगर आप एक ही पार्टी को इतना मजबूत, एक नेता को ही मजबूत, तो जाहिर सी बात है उसके दिमाग में तो ये हो ही जाएगा, वो जो भी करेंगे, हम जो करेंगे वो सब कबूल करेंगे। तो ये इस तरफ भी तो जाता है, अगर इस तरफ जाता है तो। देखिए बुशरा जी, सबसे पहली बात तो ये बुनियादी बात ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हर क्षेत्र में सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाना चाहिए। दूसरे देशों में, यूरोपियन कंट्रीज में खास करके आप देखेंगी तो जितने भी एयरलाइंस कंपनियां हैं उन सबका एक मापदंड है कि आप
सर्टेन नंबर ऑफ फ्लाइट से, सर्टेन परसेंटेज ऑफ शेयर से ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं मार्केट में अपना, आप कितने भी पैसे वाले हो, लेकिन आपको इतना ही स्पेस मिलेगा। और यही वजह है कि फिर वहां मार्केट होता है। 20-20% का स्लॉट है तो चलिए 10-20 कंपनियां वहां पे आ गई। अब यहां आपने एक कंपनी को 62% जो है स्पेस दिया हुआ है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसका 18% स्पेस है। और टाटा को अगर एयर इंडिया को मिला देते हैं जो टाटा स्वामित्व वाली है उसका 91% है, तो बाकी के 9% जो है वो इसका मतलब एक खसारे में चल रहे हैं। और सिर्फ ये स्पेस की बात नहीं है, मतलब एयर स्पेस अलग है और एयरपोर्ट पर जो इनका जो वो होता है मतलब जो पार्किंग स्लॉट एरिया होता है, फ्लाइट्स जहां खड़ी होती है उस पर भी इनका कब्जा होता है। तमाम एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट्स खड़ी होती है, दूसरों के लिए स्पेस ही नहीं बचता है। और अभी सिद्धार्थ भाई बिल्कुल सही कह रहे थे कि पहले विस्तारा थी, गो एयरलाइंस थी, स्पाइस जेट थी, किंगफिशर थी, बहुत सारी कंपनियां थी, तो उसमें प्रतिद्वंदिता थी, तो मार्केट भी था और इस तरह के हालात बनते थे तो लोगों के पास ज्यादा विकल्प होता था। अभी आपके पास कोई विकल्प नहीं है। अभी सिद्धार्थ भाई बता रहे थे जितनी जरूरत है इंडिगो एयरलाइंस को क्रू स्टाफ की, कम से कम 35% क्रू स्टाफ अभी उसके पास कम है। जितना वो उड़ान भर रहा है, जितना उसका मार्केट है, जितनी फ्लाइट्स उसकी उड़ रही हैं, उस हिसाब से पायलट से लेकर के तमाम जो क्रू मेंबर्स हैं उनकी संख्या जो है अनुपात के हिसाब से 35% कम है। उसके बाद आप उनकी हॉस्पिटैलिटी देख लीजिए, सबसे वाहियात किस्म की हॉस्पिटैलिटी इंडिगो एयरलाइंस की होती है। उसके स्टाफ का बिहेवियर आप देख लीजिए और ये तमाम चीजें, लेकिन उसके बावजूद एक वही है कि बिल्कुल एक ऐसा माहौल बना दिया जाए। आप देखिए ना ट्रेनों का बीएसएनएल का क्या हाल किया। बीएसएनएल को एक बार एक वो बन गया कि भाई साहब नहीं लगेंगे, हम लोग उसका एक फुल फॉर्म बनाते थे, भाई साहब नहीं लगेंगे। मतलब इस स्थिति में ला दिया कि भाई साहब नहीं लगेंगे, तो अब चूंकि कॉल लगानी है तो आप एयरटेल लीजिए या फिर जियो लीजिए या फिर वोडाफोन आइडिया लीजिए। प्राइवेट कंपनियों को स्टैब्लिश करना था, उनको स्पेक्ट्रम बेचना था, तो बीएसएनएल का भट्टा बिठा दिया। अभी एयर इंडिया को बर्बाद करना था तो एक हद सब्सिडी का शोषा खड़ा करके जो है एयर इंडिया को दे दिया टाटा को, और अब जो है उसके बाद इंडिगो ने स्पेस ऑक्युपाई कर लिया है। अब यही सब होगा। अब देख लीजिए वंदे भारत चलाना है तो वंदे भारत का कितना मार्केटिंग होता है, मोदी जी जाके उसका उद्घाटन करते हैं, फोटो छपती है अखबारों में दांत चियारते हुए, और पता चलता है कि वंदे भारत जब भैंस से टकरा जाती है तो उसका अगला जो है पूरा का पूरा चौखटा खराब हो जाता है, आगे का पूरा ये तो स्थिति है उसकी। तो अब बाकी की ट्रेनें देख लीजिए आप क्या हाल है उनकी। जब से वंदे भारत चल रही है बाकी की ट्रेनों का हाल देख लीजिए आप, कितना कितना घंटे लेट होती है। अब तो फॉग शुरू हुआ है, हम जब दिल्ली से चलेंगे अभी तो हमको जब 26 घंटे की हमारी जर्नी होगी ट्रेन से, अब वो 40 घंटे में पूरी होगी जब अभी कोहरा जब बढ़ेगा तो लेकिन वंदे भारत को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो अपना निकालेंगे उसको स्पीड में, उसके लिए जगह भी खाली होगी, उनको लाइन क्लियर दिया जाएगा, ये तमाम चीजें। तो और चूंकि वहां से उनको इस तरह का माहौल बना दो कि चीजें प्राइवेटाइज करने में उनको आसानी हो, चीजों को राष्ट्रीय सेठ जो है A1 A2 अंबानी 1 अंबानी 2 जिसको हम लोग बोलते हैं, नाम भी लेने में क्या ही दिक्कत है, उनको बेचा जा सके। पोर्ट तो हमने बेच ही दिए, एयरपोर्ट्स भी बेच रहे हैं, फ्लाइट्स भी बेचो, कंपनियां भी बेच दो। इंडिगो पर पता चले कि इंडिगो तो है, साथ में ऊपर में अडानी का लोगो भी होना चाहिए, तब ये राष्ट्रवाद होगा, तब ये राष्ट्रहित होगा। और जनता भी मुझे लगता है यही चाहती है, इसलिए जनता ऐसे निरंकुश निर्वाचन पद्धति को, ये इस एकदम इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी जो एस्टैब्लिश हुआ है इस देश के अंदर में, ये निर्वाचित निरंकुशता का जो माहौल हम लोग देख रहे हैं इस देश के अंदर में, इसकी जिम्मेदार जनता भी है। आज एक बाप अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड मांग रहा है, और यही अभी उसके होश ठिकाने आ जाएंगे तो यही कहेगा कि आएगा तो मोदी ही। ये मैं आपको पूरे दावे से कह रहा हूं कि कुछ भी कर लो, अब्दुल की चूड़ी टाइट रखनी है इसलिए आएगा तो मोदी ही, ये यही लोग कहेंगे। अभी इनको 5,00,000 रुपए का खाना लेना पड़ रहा है एयरपोर्ट पे, ना उनके सोने की जगह है, वो प्लास्टिक बिछा करके, जैसे लोग रेलवे स्टेशनों पे बैठते हैं ना, गरीब गुरबा जो मुसाफिर जो बेचारा जनरल डब्बों में सफर करता है, 4-4 घंटे रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर बैठता है और जीआरपी वाले आके उसको डंडा मार के उठा देते हैं, वो बेचारा रात में खुले हुए प्लेटफॉर्म पर चादर उड़ के सो रहा होता है, उसको भगा देते हैं। अभी एयरपोर्ट्स की वही हालत बनी हुई है, तमाम एयरपोर्ट्स की वही हालत बनी हुई है, चाहे आप दिल्ली देख लीजिए, बेंगलुरु देख लीजिए, पुणे देख लीजिए, चंडीगढ़ देख लीजिए, लखनऊ देख लीजिए, हर एयरपोर्ट पे आपको यही हालत मिलेगी। और यहाँ पर जो है वही आपदा में अफसर वाला फॉर्मूला है। सही कह रहे हैं, क्योंकि
जी, आप ये देखिए कि चाहे हम नोटबंदी की बात करें या कोविड में मिसमैनेजमेंट की बात करें, इन तमाम चीज़ों पर या जीएसटी जिस तरह से लागू की गई, ये तमाम एक के बाद एक इस तरह के इंसिडेंसेस हमारे सामने आए, लेकिन उसके बाद भी चाहे वो राज्य में देखें या हम केंद्र में देखें, लगातार सत्ता पर काबिज़ होती रही भारतीय जनता पार्टी। अब शायद वो कलई एक तरह से खुल रही है कि कैसे वो सत्ता पर काबिज़ हो रहे थे, किस तरह की जो चुनावी धांधलियाँ हैं, वो की जा रही थी। और अब तो एसआईआर के बहाने जो कुछ किया जा रहा है या एसआईआर के जरिए जो कुछ किया जा रहा है, वो सब भी हमारे सामने है। और इसीलिए एक तरह का वो एक तानाशाही रवैया जो है वो साफ तौर पर देखने के लिए मिलता है कि हम जो चाहे करें, सत्ता तो हमारी ही आएगी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया है जिसके बिना पर वो जो चाहे करें। और इसीलिए लगातार जो हौसले हैं वो बुलंद होते चले आ रहे हैं और लगातार वो जो चाहे वो करते हुए नजर आ रहे हैं। शकीब, आपके पास मैं लौट रही हूँ। सिद्धार्थ जी, ये साफ तौर पर दिख रहा है, ये क्योस एक मैस तो हमारे सामने आ गया, लेकिन एक और मैस जिसको एक तरह से सरकार ने 2 दिन से 3 दिन से बहुत मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन वो मैनेज नहीं हो रहा है। और जिस तरह से जो हिरेन जोशी का जो पूरा मामला सामने आया, एक के बाद एक जो इस्तीफे हुए हैं, उसके बाद कहा कि वो वापस आ गए, जिस तरह से बैटिंग ऐप की बात की जा रही है, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बात पीएमओ ऑफिस की हो रही है। वहां क्या भ्रष्टाचार का कोई मामला है, क्या चीजें हैं, ये खुलकर राज क्यों नहीं खुल के सामने आ रहे, क्यों इस्तीफे हुए हैं, इसके बारे में भी नहीं बताया जा रहा। तो ये तो साफ तौर पर दिख रहा है कि सरकार में ऑल इज नॉट वेल, और सब कुछ जो हो रहा है वो डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। और अभी उनके लिए सबसे सुनहरा मौका है, पूरे गुलाम मीडिया के लिए, जो गला फाड़ फाड़ के चीख चीख कर वो चिल्ला रहा है। कल भी मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें पुतिन जो है वो अपने प्लेन से उतर रहे हैं और पीछे से एक दीवाने शख्स की चीखने की आवाज आ रही थी। वो एक जर्नलिस्ट हैं जिनको कुछ लोग गुल्लू भी बोलते हैं, और वो चीख रहे थे पीछे से और कह रहे थे कि देखिए एयरपोर्ट पे उतर गए हैं पुतिन, ये हो गया है। तो पुतिन को कुछ और मिले ना मिले, वो जिस तरह का मीडिया में उनको कवरेज मिल रहा है वो शायद ही उन्हें दुनिया में कहीं देखने के लिए मिला हो। यानी कि ट्रंप आए तब भी आप यही करें, पुतिन आए तब भी आप यही करें, और हर चीज में आप ये बताएं कि मोदी के आगे हर कोई झुक रहा है, लेकिन असल में हो क्या रहा है वो भी तो देश के सामने है। मेरे ख्याल जी, से शकीब भाई शकीब कुछ ऐड कर रहे हैं जी? हाँ हाँ, मैं प्लीज। पूछ रहा हूँ कि गुल्लू ये बता रहा था कि नहीं कि पुतिन को दिल्ली उतरते ही खांसी शुरू हो गई है, वो खांसना शुरू कर चुके हैं, उसने बताया कि नहीं बताया? जी, वो तो सुप्रिया श्रीनित ने बताया, उन्होंने तो नहीं बताया। जी सिद्धार्थ जी। देखिए, हम लोग थोड़ा सा ना, कोई भी व्यक्ति अगर हिंदी पट्टी का है तो वो जानता है कि जिस दिन उसकी शादी होती है, वो बारात लेके जाता है, उस दिन उसको ससुराल वाले खूब ज्यादा हवा भगत करते हैं, इतना करते हैं कि उसको लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा शहंशाह वही है। और कुछ दिन बाद उसको समझ में आता है, जब ससुराल वाले उसको टाइट भी करते हैं तब उसको समझ में आता है। तो इसीलिए ये कहना कि पुतिन साहब की जो यात्रा है उनका बहुत ज्यादा क्या कहते हैं आवा भगत हुई, तो इतनी आवा भगत आप अगर जेब में 1 लाख रुपए लेके किसी भी मोटरसाइकिल के शोरूम में जाइए और कहिए कि मुझे मोटरसाइकिल खरीदना है, तो वहां का जो सेल्समैन है ना वो भी आपको सोफा सेट पे बिठा देगा, चाय समोसा लाएगा, फंटा वगैरह पूछेगा, आपको कौन सी गाड़ी खरीदना है, आधा घंटे तक आपसे अच्छे से बात करेगा। तो ये सब बातें दिखावटी जो है ना, कि ये जो दिखावा हो रहा है ठीक भी है, इतना करना गलत भी नहीं है। आपके देश में अगर कोई दूसरे देश का मेहमान आ रहा है तो आप उसका स्वागत भी कीजिएगा, लेकिन इन सब चीजों का जो नाप होता है वो नाप होता है कि ये जो पुतिन और भारत की यात्रा हुई है, ये पुतिन की यात्रा के बाद भारत रशिया से क्या क्या चीजें खरीदने का अनुबंध करता है, और हमें रशिया भारत से क्या क्या चीजें खरीदने का अनुबंध करता है। क्योंकि आप 2 घंटे तक किसी मोटरसाइकिल के शोरूम में बैठ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर वहां से मोटरसाइकिल खरीदेंगे तो आप उसको पैसा देंगे और उसके बदले वो आपको मोटरसाइकिल और एक रसीद देगा। ये दोनों चीजें जब तक हुई नहीं तब तक तो आप कहीं पर भी जाइए, बैठिए, उठ के आइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरे ख्याल से किसी भी दो देश के बीच में जो संबंध होते हैं, जिसको सामान्य भाषा में व्यापार का संबंध कहा जाता है, असल में वो व्यापार का संबंध नहीं होता है, वो वस्तुओं का संबंध होता है। दो देश आपस में व्यापार नहीं करते। जिस देश के पास जो चीज नहीं होती वो दूसरे देश से खरीदता है, और जिस दूसरे देश के पास जो चीज नहीं होती वो इस देश से खरीदता है। तो पुतिन के साथ एक हमें ध्यान में रखना है कि पुतिन साहब पिछले 3 साल से 2022 से
यूक्रेन के साथ एक युद्ध लड़ रहे हैं, और कोई भी देश अगर युद्ध लड़ता है तो उसको तीन चीजों का बहुत ज्यादा हानि होनी शुरू हो जाती है, तीन चीजें उसका खर्चा होना शुरू हो जाता है। एक तो सैनिकों का खर्चा होता है, क्योंकि कोई भी युद्ध होता है तो उसमें सैनिक या तो मारे जाएंगे या तो वो घायल हो जाएंगे, सेना लड़ने लायक नहीं रहेगी, तो उनको नए नए सैनिकों की जरूरत पड़ती है। दूसरा, कोई भी युद्ध होता है तो उसमें हथियारों का खर्च इस्तेमाल हो जाता है, मतलब आपका हथियारों का जखीरा घटने लगता है, आपको हथियार बढ़ाने पड़ते हैं, और इन दोनों चीजों को मैनेज करने के लिए आपको पीठ पीछे पैसा चाहिए होता है, ताकि आप उस पैसे से अपने सैनिकों को भी ध्यान में रखिए और हथियार भी ध्यान में रखिए। पुतिन साहब के पास, रशिया के पास टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत पहले से हमें पता है, उनके पास दुनिया भर के अच्छे से अच्छे हथियार हैं, तो उनके पास हथियारों की कमी नहीं है। लेकिन रशिया हालांकि बहुत बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या के मामले में, क्योंकि छोटा देश है, जनसंख्या के मामले में क्योंकि इसकी जनसंख्या कम है, और पिछले 4 साल से 2022 से जब से यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, पुतिन साहब को करीब करीब 10 लाख सैनिकों की हानि हुई है। या तो वो सैनिक काफी सारे मरे हैं, या तो वो लड़ने लायक अब नहीं बचे हैं। तो आप अगर एक युद्ध लड़ रहे हैं तो आपको सैनिक चाहिए या सैनिकों की सेवा करने के लिए लोग चाहिए। तो सबसे पहली बात, उनको सैनिकों की जरूरत है या सैनिकों के सब्स्टिट्यूट की जरूरत है, और दूसरा, उनको जरूरत है ये सब चीजें करने के लिए जिसको पैसा चाहिए। तो पुतिन साहब के ऊपर दुनिया भर के 10 तरह के सैंक्शन लगे हुए हैं, तो उनको कुछ पैसों की जरूरत है। ये तो हुआ पुतिन की क्या जरूरत है वो। दूसरी तरफ भारत की क्या जरूरत है, भारत को रशिया से किस चीज की जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर में बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि हमारी रक्षात्मक प्रणाली के लिए, हमारे डिफेंस के लिए रशिया के दिए हुए हथियार सबसे कारगर हुए थे। जिस समय पाकिस्तान की ओर से सैकड़ों 400-500 ड्रोन वगैरह के हमले हो रहे थे, तो रशिया के दिए हुए S-400 ट्रायम्फ मिसाइल जो थे वो उसको बचा रहे थे। और दूसरा, जब भारत की प्रतिरक्षात्मक, मतलब भारत थोड़ा हमलावर हुआ, 9 तारीख को रात में हमने पाकिस्तान के 10-12 ठिकानों पर हमला किया, तो वो हमले भी सफल इसीलिए हुए क्योंकि हमने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया। तो ब्रह्मोस मिसाइल और S-400 मिसाइल, ये दोनों हमको रूस देता है। तो भारत को रूस से जरूरत है हथियारों की, रूस को भारत से जरूरत है मैन पावर की। भारत का जो आकाशवाणी है, जो कि ऑल इंडिया रेडियो है, इसने इस पर 1-2 दिन पहले ये न्यूज भी चलाया था कि भारत और रशिया के बीच में जब पुतिन साहब आएंगे तो एक मोबिलिटी पैक्ट होने वाला है। मोबिलिटी पैक्ट का मतलब लोगों का आदान प्रदान, मतलब भारत से लोग अब ज्यादा संख्या में रशिया जा सकेंगे। तो मेरे ख्याल से ये पैक्ट होने वाला है, और ये पैक्ट काफी, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ध्यान में रखिएगा, मोदी और पुतिन की जो मीटिंग हो रही है, इसमें एक बहुत बड़ा छाया इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की है। उस कमरे में वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं होते हुए भी उनकी छाया बहुत बड़ी है। मैंने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक चीज पूछा, बड़ी रोचक जानकारी देता हूं। इसी साल 13 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री जी गए थे और वहां पर व्हाइट हाउस में इनकी बैठक हुई थी। उसके बाद कॉम्पैक्ट नाम का इन लोगों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट किया था। वो कॉम्पैक्ट ज्वाइंट स्टेटमेंट में भारत ने भी हस्ताक्षर किए थे, अमेरिका ने भी हस्ताक्षर किए थे। उस कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट के अनुसार 31 दिसंबर से पहले भारत अमेरिका से मवेशी का चारा भी लेने वाला है, भारत अमेरिका से बत्तख का मांस भी लेने वाला है, भारत अमेरिका से तेल भी लेने वाला है, ऐसी कई सारी चीजें लेने वाला है। ऐसा भारत ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। अमेरिका का कहना है कि क्योंकि तुमने हमसे सगाई कर ली है इसीलिए अब शादी करो। तो मैं बहुत अभी देख रहा था कि पुतिन साहब के साथ जो जो समझौता हुआ है, एक भी वस्तु जो भारत ने अमेरिका से लेने की मंजूरी दे दी है, वो चीज भारत अब रशिया से नहीं खरीद रहा है। मतलब इसका मतलब है कि ट्रंप साहब उस कमरे में नहीं होते हुए भी उनका छाया इतनी बड़ी है कि भारत को अमेरिकी टैरिफ मंजूर है, अमेरिकी दबाव भारत को मंजूर है। लेकिन वो चीज अगर रशिया सस्ते में भी दे रहा है, जैसे आपने कहा तेल के बारे में, ध्यान से सुनिएगा, पुतिन साहब ने कहा कि हम भारत को तेल देने के लिए तैयार हैं। भारत ने यह नहीं कहा कि हम रशिया से इतना तेल लेने के लिए तैयार हैं। बहुत दोनों में अंतर है। एक तरफ पुतिन साहब कह रहे हैं कि हम भारत को तेल देने के लिए तैयार हैं, भारत अभी तक ये नहीं कह रहा है कि हम तेल लेंगे, देने के लिए तैयार है और लेंगे, इसमें अंतर है। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आपने ट्रंप साहब के सामने सिग्नेचर करके आप आ गए कि तेल आपसे लेंगे। तो मेरे ख्याल से इस पूरे के पूरे पुतिन साहब की यात्रा में पुतिन साहब बिल्कुल स्पष्ट थे। उनको 2 चीजों की दरकार थी भारत से। एक तो उनको दरकार थी मैन पावर की, जो कि मोबिलिटी पैक्ट के अंतर्गत हो जाने वाला है। दूसरा, उनको दरकार थी कुछ पैसों की,
जो कि भारत अमेरिका या रशिया से जो मिसाइल वगैरह है, S-400 मिसाइल है, या आपके सुखोई हवाई जहाज के पुर्जे हैं, या ब्रह्मोस मिसाइल है, तो हम और हमारी भी ये पुतिन साहब को ये जरूरत थी पैसों की। उनके पास हथियार था, वो हथियार बेचना चाह रहे थे, उनको पैसा चाहिए था। दूसरा, उनके पास आदमी कम था, उनको भारत से आदमी चाहिए था। भारत के पास भी आदमी ज्यादा है, इसलिए वो मैन पावर देना चाह रहा था। और ऑपरेशन सिंदूर के समय हमको बहुत सारे ये जो हथियार हैं उसका उपयोग हो चुका था, हमको हथियार चाहिए था। इन दोनों चीजों के अलावा कहीं पर भी भारत ने बहुत ध्यान रखा कि ट्रंप साहब का छाया, क्योंकि उस कमरे में बहुत जबरदस्त का छाया मौजूद थी, इसीलिए भारत ने अमेरिका के साथ जिन जिन चीजों का अनुबंध कर लिया था, उनमें से एक भी चीज रशिया सस्ते में भी दे रहा है। रशिया आज सस्ते में तेल देने के लिए तैयार है। पुतिन साहब बोल रहे हैं कि हम तेल आपको देंगे, हम नहीं बोल रहे हैं कि हम लेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस पूरे के पूरे प्रकरण में ट्रंप साहब की जो छाया है वो बहुत ही घनघोर है, बहुत ज्यादा घनघोर ट्रंप साहब की छाया है। लेकिन मोटा मोटी मुझे लगता है कि पुतिन साहब की यात्रा भारत के लिए दूरगामी दृष्टि से फायदेमंद हुई, क्योंकि भारत को जो मुख्य रूप से रशिया से हथियार की जरूरत थी वो भारत को पूरी हो रही है। दूसरी तरफ पुतिन साहब भी खुश होके जाएंगे, क्योंकि उनके पास जो सैनिकों की कमी है वो भारत को एक मोबिलिटी पैक्ट के अंतर्गत करीब करीब आप मोबिलिटी पैक्ट के अंतर्गत आप भारत से बहुत सारे लोग अब रशिया जा सकेंगे। अब रशिया जाएंगे, वहां पर वो करेंगे क्या और लौटेंगे कैसे, इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि जहां तक मेरी समझ है, कोई भी सेना, कोई भी अगर समाज, कोई भी सभ्यता अगर किसी भी समय युद्ध लड़ रही होती है तो सारे लोग उस समय किसी न किसी रूप में युद्ध का काम कर रहे होते हैं। दूसरा, कोई वहां पर एक्टिविटी नहीं होती है। सारे लोग वहां पर, अगर कार की भी फैक्ट्री है ना तो वो भी टैंक बनाना शुरू करती है, वो साइकिल की भी फैक्ट्री है तो बंदूक का नाल बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि साइकिल का बार बनाने से अच्छा बंदूक का नाल बनाओ। तो मेरे ख्याल से अब ये क्या कहते हैं, रशिया के ऊपर दबाव है, वो यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है, हथियार उसके पास है, मैन पावर की उसके पास कमी है, भारत से उसको मैन पावर मिलेगा, भारत को हथियारों की कमी है, रूस भारत को हथियार देगा। तो इन दोनों के अलावा, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा देश है, रशिया भारत को जिस तरह से हम कह रहे हैं, रशिया का तेल अगर भारत लेता है तो उसको $60 प्रति बैरल लगता है। वही तेल आप अगर अमेरिका से लेते हो तो $66 प्रति बैरल लगता है। $6 प्रति बैरल। रोज भारत में 50 लाख बैरल तेल का इस्तेमाल होता है। मतलब भारत, तो ऐसी स्थिति में हम सस्ता तेल जब रशिया देने के लिए तैयार है, पुतिन खुल के बोल रहे हैं कि हमसे ले लीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम आपसे लेंगे। हम क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हम 13 फरवरी को ट्रंप साहब के सामने जाके सिग्नेचर करके आ गए कि हम आपसे महंगा लेंगे। यही तो बात है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और इसमें भी कहीं ना कहीं वो सरेंडर वाली जो प्रवृत्ति है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और जिस तरह से टैरिफ जो लगाया गया और उसके बाद लगातार ट्रंप धमकाते हुए नजर आए, संसद में कहा गया कि इस पर जवाब दें, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। और अब पुतिन जो है वो भारत में है, तो अब ये देखना होगा कि ट्रंप की तरफ से भी इसके किस तरह का रिएक्शन नजर आता है, क्योंकि साफ तौर पर ये डोमिनेशन की लड़ाई है। ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ, कौन डोमिनेट करने जा रहा है। और इसमें कोई दोराई ही नहीं है कि रशिया किस तरफ है और अमेरिका किस तरफ है। ये दो जो ताकतवर देश हैं, ये दोनों बिल्कुल दो हिस्सों में बटे हुए हैं, और इनके साथ जो देश हैं वो भी दो हिस्सों में बटे हुए हैं। लेकिन भारत कहाँ खड़ा है इस पे, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको कैसे देख रहे हैं ओंकारेश्वर जी? बहुत संक्षेप में, वक्त की कमी है, इसलिए दोनों लोगों के पास में आऊंगी। ओंकारेश्वर जी, आप कैसे देख रहे हैं सबको? और पुतिन के दौरे की तो मैं बात कर ही रही हूँ, और इसके अलावा जो सरकार में पूरा क्योस चल रहा है, जिस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, एक और बात जो साफ तौर पर दिख रही है वो ये भी, जो अब तक खबरें नहीं आती थी छनकर सूत्रों के हवाले से, वो कहीं ना कहीं निकल कर आ रही हैं। और सवाल ये भी है कि क्या कोई अंदर भेदी है जो ये खबरें निकाल कर ला रहा है, जो तमाम चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, जिस तरह से हिरेन जोशी से लेकर तमाम लोगों की बातें जो सामने निकल कर आई, और फिर पुतिन। देखिए, पुतिन साहब की ही पहले चर्चा करते हैं। उनसे रिलेशन जो है अभी नहीं बना है। 1971 में हमारा जो ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश जिसको बना, उस समय की लड़ाई में जब अमेरिका हमारा खुला दुश्मन था, 7वां बेड़ा भेज रहा था, तब हमारे लिए रशिया खड़ा हुआ अपना बेड़ा लेके।
उस समय से हमारी दोस्ती है। दोनों देशों के बीच में वो पुराना गाना याद करिए, सर पे लाल टोपी रूसी और वो मेरा जूता है फिर भी दिल जापानी, है। जो दिल है हिंदुस्तानी। तो ये जो हिंदुस्तानी और रशियन दिल है ना, एक समय तो रशिया के लोगों ने कह दिया कि हमारे यहाँ इनफर्टिलिटी या उसकी समस्या हो और उसकी तो भारतीय पुरुषों से शादियां करें, इस प्रकार तक के भावना दोनों देशों में रही है। इसलिए अभी आप जो शोकेस कर रहे हैं कि हमने रिलेशन शुरू किया या हमने बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। इस समय मौजूदा दौर जो है वो अमेरिकन ट्रेड टैरिफ और अमेरिका जो बार बार तरह तरह के खुलासे कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के बार बार सीज फायर कराने के दावे कर रहा है, उसके बीच में ये है। हमारा ट्रेड इम्बैलेंस भी रहा, जो 10 से 20 अरब का ट्रेड इम्बैलेंस रहा वो मनमोहन सिंह सरकार में, आज वो कहीं बढ़ के 541-40 करोड़ अरब का जो है वो घाटा है। तो इसको जो हमें मेंटेन रखना चाहिए था, हमारी पुरानी फ्रेंडशिप को, उसको हमने नहीं रखा था, वो हमने टिल्ट किया था कहीं ना कहीं, और अब हम कहते हैं कि इसमें ये मुझे लगता है। और पुतिन साहब आए हैं तो महात्मा गांधी के उस पे समाधि पे भी गए, उस पे भी फूल चढ़ाए हैं, लिखा भी है, उनको याद किया है। तो इस देश को याद करना चाहिए ना कि उनके संबंध, उनके रेस्पेक्ट कहाँ, किस समाज, किस सोसाइटी से है। और एक बड़ा वो टैक्टिकल इशू है, लेकिन आप देखिए आतंकवाद की चर्चा हुई, दोनों देशों ने आतंकवाद का वो किया उसका, लेकिन पाकिस्तान की चर्चा एक शब्द नहीं हुई। ऐसा नहीं कि कम से कम भारत को ही कह देना चाहिए था कि हमारा सारा आतंकवाद वहां से वो है, जनरेटेड है या जो कुछ भी है। तो हम देख रहे हैं पुतिन के दौरे को आप इस तरह भी प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए मीडिया के लोगों को, जो लोग कर रहे हैं कि साहब आर्म ट्विस्टिंग हो रही इसलिए हम कर रहे हैं, मतलब अमेरिका से तनाव है इसलिए हम रशिया से दोस्ती कर, रशिया से पहले से दोस्ती है हमारी, पहले से है, उसको मेंटेन किया जाना चाहिए और किसी देश का किसी दूसरे पे वो नहीं किया जाना चाहिए। तो ये जो पहले एक चल रहा था भारत, रूस, चाइना, RIC का जो है वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा देता है, जो ब्रिक्स है उसको बढ़ावा देता है, लेकिन हम इस बैलेंस को क्वाड के साथ हमने इसको नहीं देखा, उसको नहीं, उसका जिक्र नहीं होने दिया। तो ये पूरे इंटरनेशनल हमारे रिलेशंस हैं, ग्लोबल रिलेशंस हैं, उसके बीच में इस समझौते का कितना फर्क पड़ेगा। दोनों देशों की इकोनॉमी बढ़े, दोनों देशों के इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़े, सुरक्षा के कोऑपरेशन बढ़े, लेकिन कोई ऐसी भी चीज ना हो कि इसका किसी और देश पे एडवर्स इंपैक्ट पड़ता हो, ये भी हमें देखा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि पुतिन का दौरा हमारे पुराने रिश्ते जो कम से कम 7-8 दशक पुराने हैं, उसको और मजबूती प्रदान करे, उसको और आर्थिक रूप से बढ़ावा दे और दोनों देशों के हितों में हो। ये संबंध दोनों देशों के हितों में है। भारत में जो रूस का रिस्पेक्ट है वो किसी और कंट्री का इतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं है। हम नहीं समझते किसी के साथ इतना ज्यादा अंतरंगता में, भले हम जाके हमारा डायस्पोरा कई कंट्रीज में बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छे रिलेशन बना के रखता है, लेकिन उन देशों के नागरिकों के साथ हमारे वैसे रिलेशंस नहीं है जितने रशिया के साथ हैं। एक बात ये मसला हिरेन जोशी का आपने उठाया था, ये कहीं ना कहीं अंदर जो रॉट मचा हुआ है, वो अंदर किस तरह से चीजें फैल रही हैं, उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। और हिरेन जोशी भारत की टोटल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज के फेल्योर का, जो हमारा जो नैरेटिव इंजीनियरिंग क्रिएट करने का एक जो एपिसेंटर बना हुआ था और वो वहां से गवर्न हो रहा था, कहीं ना कहीं उसका भी ये है कि उसको आपने कैसे हटाया तो इसका मतलब ये है कि कोई बड़ी बात थी और वो बड़ी बात तमाम सोशल मीडिया में फैल रही है। कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं वो बड़े संगीन आरोप हैं कि भाई महादेव ऐप या ऐप बैटिंग के साथ जुड़ा हुआ है मसला, लेन देन का मसला है, दुबई से तार जुड़ रहे हैं या क्या क्या हो रहा है। उसमें फिर प्रसार भारती के चेयरमैन का इस्तीफा होना, वो भी तो 2-3 इस्तीफे एक साथ आए हैं, प्रसार भारती का और ये PMO के ये ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल अधिकारी का और एक और लॉ कमीशन के उनका जो मेंबर का। ये क्या आपस में जुड़े हुए हैं या अलग से हैं, और इसको लेके वो किस तरह का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है, इसकी जांच होगी या नहीं होगी,
कौन है वो हिमानी सूद जिनका नाम आ रहा है, उनसे क्या रिलेशंस हैं इस पूरे खेल में। मुझे लगता है कि ये गंभीर प्रश्न है, इसलिए शायद इसको थोड़ा अभी व्लादिमीर पुतिन साहब के दौरे की वजह से थोड़ा सा इसको अंडरमाइन किया गया है, लेकिन आगे चल के ये बातें बड़ी भी हो सकती हैं और उसमें चीजें सामने आएंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। शकीब, वक्त की बहुत कमी है, लास्ट कमेंट आपका। पुतिन की यात्रा, इसको किस तरह से देखा जाए फिलहाल ऐसे वक्त में जब ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं और जिस तरह का हम शोकेस देख रहे हैं मीडिया में, ऐसा होना चाहिए, जाहिर सी बात है कवरेज होनी चाहिए। एक बड़े देश का अध्यक्ष जो है वो हमारे देश में है, ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन ऐसा होता रहा है, कोई पहली बार नहीं हो रहा। लेकिन वही जो मीडिया दिखाता है कि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी की वजह से सब कुछ पॉसिबल है, वो सब भी हम देख रहे हैं। एक स्मॉल कमेंट फ्रॉम यू एंड फिर मैं वाइंड अप करूंगी। मीडिया का कोई नया वो तमाशा तो है नहीं। पुतिन तो खैर बहुत ही बड़े आदमी है, कोई छोटा मोटा आदमी भी अगर आ जाए देश दुनिया से तो नंगा नाच करना शुरू कर देते हैं मोदी जी। और ये सब उनको ऐसा पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाती है कि 2014 के बाद ही ये सब कुछ हो रहा है। 2014 से पहले तो मैं और सिद्धार्थ भाई एक दूसरे पत्थर फोड़ करके आग लगाते थे चूल्हे में और ओमकारेश्वर भाई रोटी बनाया करते थे। भारत में सब कुछ जो भी हुआ है 2014 के बाद हुआ है। तो अभी ओमकारेश्वर भाई ने ऐतिहासिक तथ्य भी रख दिया है, रशिया के साथ हमारे कैसे पुराने संबंध रहे हैं। सवाल ये है कि पुतिन को लेकर के जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, उसका दूसरा पहलू ये है कि हमारे जो करीबी पड़ोसी हैं, नेपाल जैसा देश है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इधर आपको छोटे छोटे जो देश है उनके साथ हमारे संबंध इतने खराब होते चले जा रहे हैं लगातार। भूटान जैसा देश है, उनके साथ हमारे संबंध इतने खराब होते चले जा रहे हैं कि कोई हमारे संकट की घड़ी में हमारे साथ जब परेशानी आती है, अंतर्राष्ट्रीय परेशानी आती है, उस वक्त कोई हमारे साथ मॉरली खड़ा नहीं होता है और कोई स्टैंड नहीं लेता है। रशिया खड़ा हो रहा है तो रशिया के अपने व्यापारिक हित है, अलग बात है। अभी जैसा कि अभी उन्होंने ये किया है, क्विड प्रो को का मामला है, लेन देन का मामला है, आप हमको दीजिए हथियार, दीजिए हम आपको आदमी देंगे। तो ये है, लेकिन मॉरल सपोर्ट आपको कहां पर मिलेगा? नहीं तो अभी आप देख लीजिए ट्रंप ने किस तरह से 63 बार ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बयान दिया है और अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई खंडन नहीं आया है और ना आता है कभी भी। और ट्रंप के टैरिफ को लेकर के देखिए कि देश की जनता कितना मार झेल रही है। ट्रंप के टैरिफ की कोई चर्चा नहीं होती है, जैसे जीएसटी की कोई चर्चा नहीं होती, टैरिफ की कोई चर्चा नहीं होती। टैरिफ को लेकर के पूरा सेक्टर लघु उद्योग है वो कितना प्रभावित हुआ है। और आज भी जब रशिया के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, उसके बावजूद हम ट्रंप के साए से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये हमारी नाकामी है, ये हमारी नाकाम विदेश नीति का परिणाम है। इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कहूंगा। जी बिल्कुल। अब जाहिर सी बात है और ये तमाम चीजें जो है वो देश देख रहा है, लेकिन फिलहाल जो सबसे महत्वपूर्ण खबर वो है जिस तरह का पूरा क्योस हम तमाम एयरपोर्ट्स पर देख रहे हैं, जिसे आम जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। ये कब खत्म होता है, किस तरह से खत्म होता है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि इन कंपनीज की दादागिरी के आगे सरकार पूरी तरीके से सरेंडर जरूर हो गई है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।